द टेल ऑफ द कल्टीवेशन एंड डीमन एक्सोरिज्म के 2 न्यू चैप्टर्स आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन 2 न्यू चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वेलिंग डीमन को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा सिर होते हैं और इसे वेलिंग डीमन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों की विल को कैरी करता है। जब भी ये किसी इंसान को शिकार बनाता है, ये उसके हेड को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेता है और उसकी वॉइस के साथ साथ उसकी मेमोरीज को भी एक्सेस कर लेता है। जब भी ये किसी ऐसे इंसान को देखता है जो उस इंसान के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये उस इंसान की मेमोरीज को यूज़ करते हुए उस इंसान को बिल्कुल कमज़ोर बना देता है। और जब ये कोई इंसान अपने लव वन को ऐसी तरह से देखता है, तो वो उसके सामने घुटनों पे आ जाता है और ये वेलिंग डीमन उसका ईज़िली शिकार कर लेता है। और ये सब कुछ एमसी ने किताब में पढ़ लिया था और जब ये इसे पता था, तो यहाँ पर एमसी समझ चुका था कि अब इसके दोस्त कभी वापस नहीं आने वाले और यहाँ पर ये उन्हें खो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसके दोस्त के सिर यहाँ पर से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ऋषि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे लगा था तुम एक अच्छे लड़के हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये उसकी मेमोरीज़ को पूरा रीड कर रहा था और अब ये एमसी को बिल्कुल ही ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी तुरंत आगे बढ़ता है और यहाँ पर अपने दोस्त के सिर को उसकी बॉडी से अलग करवा देता है। मतलब कह सकते हो कि एमसी ने यहाँ पर पहला स्टेप ले लिया और उसकी बॉडी को वहाँ से निकलवा। तो यहाँ पर लॉर्ड गर्जवान एमसी को कहते हैं कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था। पर एमसी कहता है कि मैं तुम लोगों को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं भाग सकता और वैसे मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर लास्ट वक्त यही बचा है कि अभी हम इसे डीमन को हंट करें। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि इशी कहता है कि रुक जाओ, ये बच्चे भी जिंदा हैं और हम इन्हें बचा सकते हैं। तुम लोग उसे कैसे मार सकते हो? उनके फेसेस और उनकी वॉइस तुम नहीं सुनाई दे रही क्या? वो तुम्हारे से मदद मांग रहे हैं, तुम उनसे बचा सकते हो तुम उन्हें। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि वो सिर्फ उनकी वॉइसेस और उनके ब्रेन है जो यहाँ पर वो डीमन यूज़ कर रहा है। वो उनके कंट्रोल में लाकर हमें यहाँ पर अपना शिकार बनाना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर उसके दोस्त चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम हमें क्यों मार रहे हो ब्रदर? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ऋषि हमें मारने की कोशिश कर रहा है, उसे रोको। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि ऋषि कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ करने की सोची, तो वो यहाँ पर अपने अंकल और अपनी जान को भी खतरे में डाल देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि सडनली इस मॉन्स्टर के सिर पे एक आर्टिफैक्ट वाला डैगर आके लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड कहते हैं कि ये डैगर तुम्हें कहाँ से मिला? तो एमसी ने यह कहा कि इसने ये सब कुछ आर्मरी से उठाया है और ये सब चीज़ें उसने आर्मरी से उठाई हैं। और ये ट्रेजर, इस चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है कि ये ट्रेजर जब भी किसी डेमन के बॉडी पे टच होता है, तो उसे ब्रूटल तरह का पेन होता है। कह सकते हो कि ये एक स्पिरिचुअल डैगर है और जब भी ये डेमन के साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर डेमन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी अंकल लॉर्ड यहाँ पर कहते हैं कि अब मुझे समझ आ चुका है, इसकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे नहीं हैं, ये इस डेमन के ही अब बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं। अब मुझे यही एक चीज़ करनी पड़ेगी, अगर हमें बचना होगा तो हमें यहाँ से बच के भागना पड़ेगा, इस डीमन को ही ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये डीमन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमें ही ख़त्म कर देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अंकल लॉर्ड इसके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इची कहता है कि क्यों तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर आए थे, हमारे साथ यहाँ पर आए थे और तुम उसे कैसे वो कर सकते हो? पहली बार तुमने खुद उसे वहाँ पर अबैंडन कर दिया था और उसकी वजह से उसकी जान गई। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके पास आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा होश में आए। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि एमसी खुद की और उसकी जान बचा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एमसी से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने इल्यूजन्स से बाहर निकलो, क्योंकि अगर तुम इल्यूजन्स में रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर एमसी बताता है कि उसने सब कुछ खो दिया था, उसने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा था एंड उसने बताया कि जैसे वो देखता है कि लोग यहाँ पर अपनी आस को बिल्कुल छोड़ देते हैं। यहाँ पर ऋषि कह रहा था कि उसे भी उनके साथ ही मर जाना चाहिए था वहीं पर, उसी जगह पे। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर मरना एक आसान रास्ता है? तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पर मर जाओगे तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? मैं वापस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं हर जगह पे जाऊँगा तो वहाँ पर सर्वाइव करूँगा जब तक कि मैं इन सभी डीमंस को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं तब तक सर्वाइव करूँगा तब तक कि ये डीमंस बिल्कुल वीक ना हो जाएँ या जब तक कि मैं बिल्कुल वीक ना हो जाऊँ। मैं इतना सर्वाइव करूँगा कि मैं सबको दिखा दूँगा कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और उसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सभी के सभी हंटर्स, मतलब जितने भी डीमंस हैं, उन्हें सबको मार डालूँगा। और ये कहते हुए एमसी की चेहरे पे एक बिल्कुल शिकन नहीं थी और उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेलिंग डीमन थोड़ा-सा कमज़ोर तो पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अंकल लॉर्ड उस पे बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस वेलिंग डीमन के पास थोड़ी-सी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स, तो इसी वज़ह से यहाँ पर इसने अंकल लॉर्ड को भी थोड़ा-सा घायल कर दिया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं इसे ओपनिंग दी थी और इसने मेरी पूरी ओपनिंग का बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली ये इसे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इसी बच्चे का चेहरा इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि अंकल आप मुझे क्यों मारे हैं? तभी हमें दिखाया जाता है कि अंकल लॉर्ड उसके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये वेलिंग डीमन की बॉडी से वो ब्लड निकलता है और जैसे उस आर्टिफैक्ट वाले
डैगर के पास लगता है तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके डैगर के बारे में बताया जाता है कि ये एक आर्टिफिशियल ट्रेजर है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब भी ये किसी डीमन का सिर काटता है उस डीमन को हज़ारों सिर कटने जितना पेन महसूस होता है, जिसकी वजह से वो डीमन बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अंकल लॉर्ड यहाँ पर यही कह रहे थे कि अब तुम्हें इस हेल जैसे दर्द का सामना करने पड़ेगा डीमन, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस डीमन की बॉडी पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी सर जो यहाँ पर चिल्ला रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर बचना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये समझ आते हैं कि ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये सभी के सभी डीमंस हैं। ये डीमंस के कब्जे में आ चुके हैं और अब इन्हें बचाना बिल्कुल मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर हम इन्हें बचा नहीं सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये वेलिंग डीमन ने थोड़ी देर का ही फ़ायदा उठा लिया और यहाँ पर अंकल लॉर्ड को बिल्कुल घायल कर दिया। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंकल लॉर्ड की बॉडी का जो वार्म था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। मतलब कह सकते हो कि उनका घाव इतना ज़्यादा ब्रूटल हो चुका था कि वो यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर पहली बार ये दिखने को मिला कि यहाँ पर डीमन खुश था और तभी हमें दिखाया जाता है कि इची यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी में था क्योंकि उसके अंकल का भी काम हो गया। मतलब कह सकते हो कि इसके अंकल भी यहाँ पर निपट गए और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये अंकल लॉर्ड को देख रहा था कि वो उठ नहीं रहे। तभी हमें दिखाया जाता है कि व्हीलिंग डीमन को पहली बार दर्द महसूस हुआ था क्योंकि जब से वो शिकार कर रहा था वो हमेशा से पेनफुली विदाउट एनी पेनफुल चीज़ों के शिकार ही कर रहा था। मतलब कह सकते हो कि उसने कभी पेन का चेहरा तक नहीं देखा था और जब से वो शिकार कर रहा है, जब तुम लोग जन्म नहीं लिए होगे और ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि इस ऐसी डीम ह्यूमन ने उसे मारा कैसे, मतलब इसी इसी बंदे ने इसे मारा कैसे। और उसके बाद ये उसके बॉडी पे एक जोरदार अपने पैरों से मारता है जिसकी वजह से अंकल लॉर्ड यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और ये डीमन उनके ऊपर 4 से 5 बार प्रहार करता है जिसकी वजह से उनकी पूरी बुरी बॉडी दम तोड़ देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनके अंकल भी इनके बीच नहीं रहे। अब ये देखिए इची की तो बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना ही वो यहाँ पर बाहर आकर चाइल्ड गोस्टर को मारने की कोशिश करता और यहाँ पर ये सब कुछ होता और यहाँ पर फाइनली ये डीमन हमें बताता है कि इतने सालों से वो विदाउट पेन के यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था और फाइनली वो यहाँ पर अब कहीं पर छिप के अपने आप को हील करेगा। पर उससे पहले मुझे ये लास्ट वाले इंसान को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मेमोरीज मेरे दिमाग के अंदर और दिमागों के अंदर चल रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सोर्स को ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पर जैसे ही डीमन यहाँ पर यूची की तरफ आ रहा था तभी हमें दिखाया जाता है कि अब लास्ट प्रेज का सिर्फ ये यूची था। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जेशी ऊपर से कूदता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये मेन कैरेक्टर क्यों है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बिना डरे इस डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हमें इसके सिरों को इस डीमन के सिरों को चिल्लाते हुए देखने जाता है कि ये बंदा फिर से कैसे आ गया और फिर से मुझे कैसे जख्म दे दिए इसने, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मुझे मार दोगे, कैसे मार सकते हो तुमने अल्लाह अंकल लॉर्ड को भी मार दिया और तुम लगते हो कि तुम मुझे मार सकते हो क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एमसी का दोस्त था वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम तो मेरे अच्छे ब्रदर थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये इसे बताता है कि मैं ही असली तुम्हारा दोस्त हूँ। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसका एक और सच चलाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं जो मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके सिर को भी कुल्हाड़ी से फोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सिर्स भी यहाँ पर ये चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरे फादर को छोड़ दो, मैं अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि जितना मर्जी तुम बैक करना चाहते हो बैक कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे जितनी माफ़ी मांगना चाहते हो, जब मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम जैसे डीमन को छोड़ दिया तो ये तो एक बिल्कुल ही वो हो जाएगा कि मेरी सभी चीज़ों को तुमने नष्ट कर दिया और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी फाइनली इन सभी चीज़ों को मारता चला जाता है और यहाँ पर ये चीज़ से कह रहा था कि इसके पास दिमाग की और दिल बिल्कुल है नहीं क्योंकि यहाँ पर ये विदाउट एनी हेजिटेशन इस पूरे डीमन को ख़त्म कर देता है, उसके एक एक सिर को उसकी बॉडी से काटते हुए, और वो डीमन कुछ भी कर भी नहीं पाता। और तभी हमें दिखाया जाता है यूची को, जो यहाँ पर ये कहता है कि थोड़ी देर बाद ही यूची का पूरा दिमाग सुन पड़ चुका था। वो यहाँ पर ये सोचने में बिल्कुल कन्फ्यूज़ था कि उसने पूरी रात ये देखा क्या, ये क्या देख लिया उसने और यहाँ पर अब वो करे क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी लास्ट डीमन का लास्ट सिर को काट देता है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी नीचे पड़ रखी थी और यहाँ पर डीमन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। मतलब कह सकते हो कि एमसी ने एक कुल्हाड़ी की मदद से ही सारे डीमन के सिर को काट दिया और फाइनली एमसी उस कुल्हाड़ी के साथ ही सर्वाइव करते हुए बाहर निकल आया। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये डीमन को हमें बताते हैं कि इस डीमन के बारे में इस बॉडी के अंदर इतना कुछ कैसे था और उसके बाद एमसी कहता है कि ये डीमन ऐसा फेस भी बना सकता था। तो इट्स गुड कि अब ये ख़त्म हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी धीरे धीरे यूची की तरफ बढ़ रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है यूची को, जो यहाँ पर ये देख के एमसी को देख के बिल्कुल डर चुका था क्योंकि एमसी का उसने वो रूप देख लिया था जो उसे नहीं देखना था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मेरे दोनों ब्रदर्स, तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं बचा पाया और अंकल
मैं आपको भी नहीं बचा पाया, मैं क्यों होता जूसलेस। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फुटबॉल के रोने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि युची तुम क्यों रो रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर युची एमसी के ऊपर देख के उसे कहता है कि तुम्हें क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा रोड बिहेव किया तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि उठो मेरे साथ उठो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जूश टेम्पल के लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे उन बच्चों को ढूंढने के लिए। और ये कहते हैं कि तुम वो बैराट कहाँ भाग गए, देखो देखो मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, इतनी रात को ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लॉर्ड अंकल को अपने साथ लेकर और साथ में यहाँ पर ऋषि अपने अपने दोनों दोस्तों के सिर को अपने साथ लेकर वापस लौट रहा था। और तभी हमें सीनशिप के दिखाया जाता है गोंगा का। तो बेसिकली गोंगा अपने घर पे ही थी और वो लेटकर ये सोच रही थी कि वो कब क्या करे। और उसकी आंखों के आंसू हमें बयां कर रहे थे कि उसने ये सब कुछ सुन लिया है कि उसके दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ है। तभी हमें बताया जाता है कि जैसे ही उन लोगों को ये सब चीज़ें मिली तो सभी लोगों के अंदर बिल्कुल गुस्सा आ चुका था कि यहाँ पर ये बच्चे जो गायब हुए थे तो वो सभी के सभी बिल्कुल मारे जा चुके हैं। और ये सुनते ही सभी के सभी शौक थे, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चे ही वापस आए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले तो गोंगा को लगा कि डीमन ने उस बच्चों को नहीं मारा, पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसा टेरिफाइंग हुआ था कि ईचे की आंखों में वो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि कुछ ऐसा ब्रूटल हुआ है कि वो अब सहन नहीं कर पा रहा। और उसके बाद यूची किसी के साथ बात नहीं किया, वो अपने घर में अपने आप को बंद करके बैठ गया और उसकी दीवार के पास से सिर्फ सिसकने की आवाज़ें आती रही। तभी हमें दिखाया जाता है गोंगा को, तो वो ये चीज़ के शोर थी कि यहाँ पर एमसी का दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर वापस से अपने रेगुलर रूटीन में आ चुका था। ऋषि यहाँ पर वापस से अपनी रनिंग और अपनी फिजिकल वर्क पे काम करना शुरू कर चुका था। और ये सब देख के वो कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मुझे लगा था कि वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा, बट इस थिंग इज़ वेरी इनप्रोप्रिएट। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली यूशी सोचती है कि सच में कुछ दिक्कत तो है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोंगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में सोचती है एमसी को कि यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर एमसी ने भी किसी को नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। सभी लोग खुद के तर्क लगा रहे थे, क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर उन सभी बच्चों की जो बॉडी मिली थी और उनकी जो हेड से उनके ऊपर कुल्हाड़ी के निशान थे। और सभी यही कह रहे थे कि यही लड़का जिसका नाम ऋषि है यही कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर जंगल गया था। और बेसिकली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसने उन्हें मार दिया होगा, मुझे तो यही लगता है। पर यहाँ पर ये बात करते हैं कि सच में इसने उससे मारा होगा। वहाँ पर लॉर्ड भी थे, पर लॉर्ड कैसे मर गए, पर यहाँ पर ये किसी के पास जवाब नहीं था। पर फिर भी ये एमसी को कोस रहे थे और एमसी किसी को जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये एमसी किसी को जवाब दे के क्या बताएगा कि उसके दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ और वो किस तरह से अपनी लास्ट लाइफ को जिए, मतलब इस लाइफ को जिए। तभी हमें सीनशिप के दिखाया जाता है यूशी टेम्पल का, बिकॉज यहाँ पर इन सभी की बॉडी को रास पर रखा गया था, क्योंकि इनके प्रियजन आके इन्हें भी लास्ट विदाई देंगे और इसी के साथ इनकी ये सेरेमनी करने के बाद ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तभी हमें सीनशिप के दिखाया जाता है यहाँ पर इनकी लीडर को। तो यहाँ पर जैसे ही लीडर आती है वो ये सब कुछ देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि ये कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी और ये सब कुछ कैसे हो गया। इसके सभी वो दोनों प्यारे बच्चे और साथ में लॉर्ड्स दोनों सभी के सभी निपट गए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि मिडल टाई का रैंक का मॉन्स्टर कैसे मर सकता है हमारी इन लोगों को, ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। मुझे इन सब के साथ क्या मैं इनकी बॉडीज़ के साथ करूं, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये यीशु को बताती है और कहती है कि मुझे बताओ कि एग्जैक्टली उस दिन क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर यीशु से बताता है कि उस दिन क्या क्या हुआ। और उसके बाद एमसी बताना शुरू करता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर जब बताता है कि बेसिकली जैसे ही वो जंगल में उस बेबी डीमन गोसिस को शिकार करने गए थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इन्हें एक डीमन मिला, उसने पहले अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इनकी पूरी टीम के एक ही साथ घायल हो गए। यहाँ पर गोयकास को हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लड निकल रहा था। और यहाँ पर हमने मदद के लिए अंकल लॉर्ड को बुलाया, पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उस डीमन ने छल से घायल कर दिया और उन्हें वहाँ पर मार दिया। और ये कब कहते हुए एमसी की बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं हुई, उसकी शक्ल पे बिल्कुल दर्द नहीं दिख रहा था। और ये सब देख के वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ सच कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ पर तुम जैसे बच्चा कैसे इस डीमन आर्ट को सीख सकता है जब तक तुम खुद के काम आर्ट्स मतलब खुद के दोस्तों की मौत के बारे में इतनी शांति से कामली बता रहे हो, तुम इतनी कामली और क्लियरली कैसे बता सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके लीडर ने कहते हैं कि सब चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर मुझे लगता है कि इनफ इज़ इनफ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हम दोनों को यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों को कोई इंपॉर्टेंट काम बात करनी है, तो तुम यहाँ पर बाहर जा सकते हो। मैंने कहा जाओ तो जाओ। और ये कहते हुए वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लीडर को, तो यहाँ पर ये
दोनों के दोनों लीडर के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। पहली बात तो ये कि जिशी एक ह्यूमन है और वो यहाँ पर इनकी टेरिटरी के अंदर है और बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन आना मना था, फिर भी लीडर ने यहाँ पर बुलाया। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लीडर से बताती है कि तुम अब अपसेट ना हो, मुझे पता है कि तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि तुम इमोशंस को बिल्कुल भूल चुके हो तुम्हारी फैमिली के बाद। और यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर उसे छोड़ने नहीं कहता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम खुद के ऊपर ब्लेम मत ला लो, तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम्हारी बॉडी पे वो ही पेन रहेगा और वो रिग्रेट तुम्हें कभी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें इसमें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अब इस चीज़ के लिए सज़ा दूँगी कि तुमने ये सब कुछ किया? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट देने की बड़ी आज़ादी थी मुझे, पर मैंने तुम्हें बहुत ही कुछ ज़्यादा ही आग लिया। तुमने यहाँ पर ट्रेज़र भी चुराया, मैं उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दे सकती हूँ, पर मैं तुम्हें दूँगी नहीं। अब यहाँ पर जो इची है उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, पर तुम्हें मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम लोग अब वो लेवल पे नहीं हो कि यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें सुधारा जा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि अब तुम्हें इनका लास्ट विदाई देनी पड़ेगी। जिजू टेम्पल की एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर डेथ सेरेमनी कहा जाता है, और यहाँ पर बेसिकली एमसी को बुलाती है कि जाओ आओ जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक लेसन देने वाली हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी घुटनों पे आ जाता है और बेसिकली वो सामने बैठ जाता है जहाँ पर उन सभी की डेड बॉडी रखी गई थी। और देन हमें दिखाया जाता है कि ये बताती है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी को आखिरी विदाई दे रही है, इसे कॉन्सुलेशन सेरेमनी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ कैसे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक ह्यूमन और वो कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर ये बताती है कि ये ह्यूमन्स और ह्यूमन्स के कोई भी कर सकता है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ही लगाना है। तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी तो भूल तरफ की होगी। तो भी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कहता है कि अगर इन लोगों ने सेरेमनी अरेंज नहीं की तो क्या होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बताया जाता है कि सेरेमनी का मतलब ही यही होता है कि बेसिकली बातें जो होती हैं कि जब ये डीमंस मर जाते हैं तो बेसिकली वो किसी और डीमन ना बचे, वो कोई अच्छा आदमी बने अगली ज़िंदगी में। तो यहाँ पर एमसी को बताया जाता है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले एक नोट अपने हाथ में लेना है, मतलब इसी पेपर पे सब कुछ स्कोरिंग लिख के दी, तो उसे जलाने के बाद इन सभी के सामने तुम्हें उसे रखना है और उन्हें एक्सेप्ट करवाना है। देन हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसमें से एक लाइटिंग निकलेगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि सच में वो लाइटिंग निकल सकती है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है, ये कहता है कि हाँ, सोल्स और डिवाइनिंग एनर्जीज अगर इंसान यहाँ पर मर जाएँ तो वो डीमन बन जाते हैं, पर अगर मैं चाहती हूँ कि वो इंसान बने और एक अच्छी लाइफ जिएँ और एक अच्छी लाइफ से अच्छी लाइफ जिएँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के दोनों दोस्तों को देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो नहीं कर सकता। और यहाँ पर लास्ट बार उसे वो याद आ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे कैसे कहा था कि उसे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वो उनसे दोस्ती करना चाहता है और वो उनके साथ ही रहना चाहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों यही कह रहे थे कि हमें यहाँ पर अमेंडमेंट मत करो और हमें यहाँ से जाने मत दो, प्लीज़ हमें बचा लो। एंड नहीं कहते यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी का दिमाग ये सब कुछ सोच रहा था। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इसकी लीडर बताती है कि ये कॉन्फिडेंस सेरेमनी कोई ऐसी सेरेमनी नहीं है जो तुम्हें ऐसे लग रहा होगा, इसमें तुम्हें अब खुद के रिग्रेट्स को मारना है। अगर तुमने रिग्रेट अपने दिमाग पे ले लिया तो वो तुम्हें हमेशा परेशान करता रहेगा, वो तुम्हें इतना परेशान करेगा तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और वैसे तुम इसे देख भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि तो ऐसी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी जैसे ही इस रिचुअल को कंप्लीट करता है और स्पेल को बचाता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की बॉडी में से वही एनर्जी बाहर निकल रही थी और ये रिटर्न लाइफ नहीं थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने ऑफरिंग को स्वीकार कर लिया और ये सेरेमनी सक्सेसफुल रही। और यहाँ पर बेसिकली एमसी कहता भी था कि वो सेरेमनी उन्हें बाहर वाले लोगों को कर देनी चाहिए क्योंकि वो बुरा मान सकते हैं, पर यहाँ पर एमसी कहता है कि वो तुम्हारे दोस्त है, वो तुम कर सकते हो। तो वही हमें दिखाया जाता है कि ये बताती है कि सेरेमनी सक्सेसफुल हो चुकी है और सब कुछ चीज़ें डन है। और एमसी यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था कि सच में ये सेरेमनी डन हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं और मेहनत करूँगा और खुद को और पावरफुल बनाएगा। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है गाइस। एंड अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन को ऑन कीजिएगा। गुड बाय गाइस, बाय बाय।